हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग वन शॉट वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम की प्रॉपर तैयारी के लिए। तो हम लोग हर लेक्चर में एक एक चैप्टर कवर करेंगे और आज का जो लेक्चर है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का है। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो आपका फर्स्ट चैप्टर है 10th क्लास में। और ये जो क्लास होगी ये आपका बाइलिंगुअल रहेगा। बाइलिंगुअल मीन्स आपका चाहे यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो, चाहे यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो, या फिर चाहे सीबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट है, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। और हमारा मिशन है आप फुल में से फुल मार्क्स फिजिक्स और केमिस्ट्री में ले आए, इसीलिए ये वन शॉट सीरीज आपके लिए तैयार किया गया है। इस बैच का नाम मैंने दिया है द फाइटर बैच। आप सब एक फाइटर की तरह काम करेंगे और एक फाइटर की तरह लड़ेंगे अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल कॉन्सेप्ट फिजिक्स बाय मयंक पांडे। और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले बात आती है लाइट की। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर पढ़ रहे हैं तो लाइट की बात तो आएगी। तो लाइट क्या होता है? लाइट जो है वो एक टाइप का एनर्जी है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक टाइप की एनर्जी है। लाइट को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? प्रकाश। हिंदी वालों के लिए मैं लिखता जाऊंगा साइड में, बाकी इंग्लिश में आपकी पीपीटी है ही, ठीक है। तो लाइट को क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रकाश। लाइट क्या है? एक टाइप की एनर्जी है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड ट्रेवल इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट जो है वो वेव के फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करती है। यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे अगर लाइट को ट्रेवल करना है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है, विच हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट, जो कि हमको हेल्प करती है ऑब्जेक्ट को देखने में, ठीक है। सॉरी। उसके बाद ये क्या करती है? हमारे आई सेल पर एक सेंसेशन प्रोड्यूस करती है। आंखों की जो सेल होती है, जैसे हमारे आंखों के अंदर रॉड शेप सेल और कोन शेप सेल पाया जाता है रेटिना पे, तो उन सेल्स पर ये क्या करती है? एक सेंसेशन प्रोड्यूस करती है। उस सेंसेशन से हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। तो लाइट क्या होती है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है और एक टाइप की एनर्जी होती है। शुरुआत में न्यूटन जो कि साइंटिस्ट थे, बहुत फेमस साइंटिस्ट थे, आपने भी नाम सुना होगा, तो न्यूटन ने इन लाइट को एक पार्टिकल नेचर माना था। पार्टिकल मींस ये छोटे छोटे टुकड़ों से या छोटे छोटे चीजों से मिल करके ये लाइट बनी हुई है। और इन पार्टिकल्स को क्या नाम दिया गया था? कॉर्पसल्स नाम दिया था उन्होंने। और इस थ्योरी को कॉर्पसल थ्योरी कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट पे। तो लाइट के बारे में आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, बट कोई भी चीज पढ़ने से पहले थोड़ा सा उसका बेस जानना जरूरी होता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में बात करते हैं। लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन एंड मेड अप ऑफ कॉर्पसल्स। भाई न्यूटन की बात आ गई कि लाइट हमेशा क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन पाथ पर ट्रेवल करता है और छोटे छोटे कणों से यानी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। और उन पार्टिकल्स को क्या नाम दिया गया था? कॉर्पसल्स कहा गया था। और इस थ्योरी को क्या बोला गया था? कॉर्पस्कुलर थ्योरी बोली गई थी। उसके बाद क्या है? लाइट हैज एनर्जी इन फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स कॉल्ड फोटोन। लाइट के पास जो एनर्जी होती है वो छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में होती है। पैकेट मतलब कोई एक छोटा सा पैकेट है और उसके अंदर पूरी एनर्जी लाइट की भरी हुई होगी, और वो पैकेट जब किसी के ऊपर जाएगा तो पूरी एनर्जी उसको एक बार में मिल जाएगी। ये नहीं कि डिस्क्रीट लेवल पे मतलब मिलती रहेगी लगातार, ऐसा नहीं होता है। एक पूरा पैकेट रिसीव होता है किसी के पास या फिर एक पैकेट गिवन होता है किसी के पास। तो पूरी एक पैकेट जो होती है उसको क्या कहा जाता है? फोटोन कहा जाता है, ठीक है। ये चीज बताई थी आइंस्टीन ने। तो तीसरी पॉइंट क्या है? लाइट डज नॉट डेविएटेड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। लाइट जो है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में कभी भी डेविएट नहीं होती, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ये कोई चार्ज पार्टिकल से मिलकर के नहीं बनी होती है। तो अगर आप कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लगा देंगे साइड में, तो लाइट किसी भी पॉजिटिव फील्ड या निगेटिव फील्ड की तरफ डिफ्लेक्ट नहीं होगी, ठीक है। लाइट शोज सम फिनोमिनन लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एटसेट्रा।
रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये तो आपके सिलेबस की चीजें हैं, आपने आई थिंक पहले से पढ़ा भी होगा, क्योंकि ये तो वन शॉट लास्ट टाइम का वीडियो, अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो यहाँ पे आप पूरी चीजें समझ जाएंगे। तो रिफ्लेक्शन जो होता है ये एक फिनोमिनल लाइट शो करती है, रिफ्रैक्शन शो करती है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट शो करती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट शो करती है। तो लाइट क्या करती है, कई फिनोमिनास को शो करती है, जिसको हम लोग अलग अलग नामों से जानते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। तो हमारे आपके जो सिलेबस है उसमें हमें रिफ्लेक्शन भी पढ़ना है, रिफ्रैक्शन भी पढ़ना है, डिस्पर्जन भी पढ़ना है और स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी पढ़ना है। तो आज का लेक्चर ओनली बेस्ड है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे, सिर्फ लास्ट पॉइंट और पढ़ लेते हैं। लाइट कैन कन्वर्टेड इन मैटर ऑल्सो, एग्जाम्पल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लाइट को मैटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइट एक टाइप की एनर्जी है, बट एनर्जी को आप मैटर यानी जिसके पास मास हो, जैसे हमारे पास ये पेन है, हम, आप, चेयर, टेबल, कुर्सी, आपके इधर उधर जितनी भी चीजें हैं सब क्या है, मैटर है। मैटर का मतलब जिसके पास मास हो। तो लाइट को मैटर में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, और ये करके दिखाया था हर्ट्ज ने, जिसको क्या कहा गया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा गया था। ठीक है, तो ये लाइट के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, और लाइट की प्रॉपर्टीज आप हमेशा से जानते हुए होंगे, लेकिन यहां पर थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट है जो बताना जरूरी होता है। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, जहां से आपका स्टार्ट होता है सिलेबस। यहां से एकदम कंसंट्रेटली आप ध्यान लगा के बैठिए और चीजों को लिखते जाइए। ठीक है, तो पहली चीज क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है आपका ये फर्स्ट फिनोमेना है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हिंदी में क्या बोला जाता है, प्रकाश का परावर्तन। अब ये होता क्या है, मान लीजिए कोई भी रे ऑफ लाइट किसी प्लेन पॉलिश्ड सरफेस पे, देखिए एक प्लेन पॉलिश्ड सरफेस है, इस पर कोई भी रे ऑफ लाइट क्या करती है, इंसिडेंट यानी आती है, इस प्लेन से टकराती है, टकरा करके उसी मीडियम में वापस चली जाती है। तो इस फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप अपने दैनिक जीवन में यानी डेली लाइफ में डेली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के फिनोमिनास को देखते हैं। लाइक मिरर में आपका इमेज बनना, ठीक है, पानी में किसी भी चीज का इमेज बनना, कोई भी चीज आपको जो दिख रही है वो रिफ्लेक्शन की वजह से दिख रही है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि रिफ्लेक्शन की फिनोमिना आपको डेली लाइफ में भी मिल जाते हैं। तो पहली चीज क्या है, एक रे ऑफ लाइट आई और किसी एक प्लेन पॉलिश्ड सरफेस से टकराई और टकरा करके उसी मीडियम में वापस चली गई, यानी रिवर्स हो गई। तो इस फिनोमिना को क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन। अब यहां पर एक रे ऑफ लाइट को क्या कहते हैं हिंदी में, एक रे ऑफ लाइट को कहते हैं प्रकाश की किरण। ठीक है, मतलब एक कोई भी किरण है प्रकाश की, वो इस मीडियम पे यानी इस प्लेन सरफेस पे टकराई और टकरा के लौट गई। अब ये जो प्लेन सरफेस है, जरूरी नहीं है कि ये एकदम प्लेन पॉलिश सरफेस ही हो, ये रफ भी हो सकती है, वहां से भी आपका रिफ्लेक्शन होगा, बट वहां पे दूसरे टाइप का रिफ्लेक्शन होता है जिसको कहते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन भी दो टाइप का होता है, बट इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन आपके सिलेबस में नहीं है। रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में ही हम लोग ज्यादा बात करते हैं, बट रिफ्लेक्शन भी दो टाइप के होते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में सबसे पहली बात यहां पर देखिए, ये जो लाइट आई है जो कि इस प्लेन पर आ रही है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं इसको, इंसिडेंट रे। हिंदी में इसको बोलते हैं क्या, आपतित किरण। आपतित किरण। ठीक है, उसके बाद ये जो बीच में मैंने एक हेल्प के लिए एक लाइन खींची है, इसको कहा जाता है बेटा नॉर्मल। नॉर्मल, नॉर्मल को हिंदी में क्या बोलते हैं, अभिलंब। अभिलंब, ये क्या है आपका, ये आपका रिफ्लेक्टिंग रे, जो लौट करके वापस जाती है उस रे को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग रे, यानी परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। ठीक है, जिस पॉइंट पर ये तीनों आकर के मिलती हैं इसको कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस।
इंसिडेंट एंगल और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको आई से शो करते हैं। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस या फिर आपतन कोण, आपतन कोण। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को आपतन बिंदु भी बोलते हैं हिंदी में। आपतन बिंदु, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को आपतन कोण कहते हैं और इसको आई से डिनोट करते हैं। उसके बाद ये जो रे इधर की ओर जा रही है, ये जो रे इधर की ओर जा रही है, ठीक है, यहां पर नॉर्मल से इसने भी एक एंगल बनाया, इसको क्या बोलते हैं बेटा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हिंदी में कहा जाता है परावर्तन कोण। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। यहां लिख देता हूं मैं, जगह की थोड़ी कमी है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसको हिंदी में बोला जाता है परावर्तन कोण। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो ये जो है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के सारे फिनोमेनाज है। इसमें जो लाइट आ रही है उसको इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण, जो लाइट जा रही है उसको रिफ्लेक्टिंग रे यानी परावर्तित किरण, जो दोनों के बीच में मैंने यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉन किया, ये हाइपोथेटिकल होता है बेटा, इसको हम अपनी सुविधा के लिए खींचते हैं, बाकी ये एक्चुअल में प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये आपका क्या होता है? इसको नॉर्मल कहते हैं और हिंदी में इसको बोला जाता है अभिलंब। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? उसके बाद इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है इसको कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन कोण, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टिंग रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन कोण। ठीक है, जिस पॉइंट पर ये दोनों आकर के मिलते हैं, ये तीनों आकर के, उसे कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन बिंदु। ठीक है, तो यहां पर मैंने सिंपल सी डेफिनेशन दी है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ प्लेन पॉलिश सरफेस देन रेज रिटर्न्स इन सेम पाथ, सेम पाथ नहीं होगा बेटा, सेम मीडियम हो गया, गलत हो गया है, इसको सही कर लो, सेम मीडियम। दिस फिनोमिनन इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दिस फिनोमिनन इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसके बाद रिफ्लेक्शन के भी कुछ क्या होते हैं? लॉज होते हैं, कुछ नियम कानून होते हैं। ऐसे नहीं कहीं से भी रिफ्लेक्शन आप करवा दिए, उठा करके एक टॉर्च मारिए और यहां से रिफ्लेक्शन हो जाए और सब कुछ आपको दिखने लगे, ऐसा नहीं है। रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज होते हैं और पहला लॉ इसका ये कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिंग रे एंड नॉर्मल ड्रॉन एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज लाइज इन अ सेम प्लेन, यानी जिस जगह पे आप रिफ्लेक्शन करवा रहे हो यानी परावर्तन करवा रहे हो उसमें आपका इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिंग रे और नॉर्मल तीनों हमेशा एक प्लेन पर लाई करेंगे। एक प्लेन पर लाई करने का मतलब मान लीजिए ये आपका एंगल ऑफ, ये इंसिडेंट रे हो गया, इधर से ये आपका रिफ्लेक्टिंग रे हो गया और ये बीच में नॉर्मल हो गया। जब आप इसके ऊपर कोई प्लेन रखेंगे तो वो प्लेन इस तीनों लाइंस को टच करेगा। वन प्लेन में लाई करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही होता है। तो एक प्लेन, जैसे ये बोर्ड है, ये एक पूरा प्लेन है, इस प्लेन में ये तीनों रे लाई कर रही है, यानी ये पूरी तीन की तीनों रे उस प्लेन को टच कर रही होगी, तो ये हमेशा एक ही प्लेन पर होते हैं। दूसरा लॉ क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी यहां पर ये जो आई है वो आर के बराबर है, यानी एंगल, यहां पे हम लिख सकते हैं एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल आर। अगर इसको मैं यहां पर नाम दे दूं कुछ ए ओ बी और यहां पर एम, तो यहां पर हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ एम इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ एम। क्लियर है? ठीक है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये दोनों हमेशा इक्वल होंगे, लेकिन ये कब होगा? ये रेगुलर रिफ्लेक्शन में होगा बेटा, ये इररेगुलर रिफ्लेक्शन में नहीं होगा। फिलहाल इररेगुलर रिफ्लेक्शन आपके सिलेबस में भी नहीं है, तो कोई ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं है कि आपको इस पे कोई केस मिलेगा एग्जाम में, तो सिंपल सा केसेस मिलेंगे, आपको बस देखना होगा। ठीक, आगे चलते हैं। अगली बात है नोट पॉइंट है, कुछ चीजें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
एवरी ऑब्जेक्ट विजिबल ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कोई भी चीज आपको कब दिखती है? तभी दिखती है जब उससे लाइट रिफ्लेक्ट होती है। जैसे मैं आपको कब देख पाऊंगा? जब आपके ऊपर कहीं से लाइट पड़े, आपके तरफ लाइट गई, आपसे टकराई, आपसे रिफ्लेक्ट होकर के मेरे आंखों पर इंसिडेंट हुई, मेरे आंखों में सेंसेशन प्रोड्यूस किया, और तब मैं आपको देख पाऊंगा। आप भी मुझे सिर्फ इसी तरीके से देख पाएंगे। या हमारे सामने कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब उससे लाइट रिफ्लेक्ट होकर के हमारे पास वापस आएगी, तभी हमको वो चीज दिखेगी, अदरवाइज वो ऑब्जेक्ट हमको विजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो हर ऑब्जेक्ट किससे आपको कब दिखता है? जब उससे कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट होती है। दूसरी बात क्या है? सम पार्ट ऑफ लाइट इज एब्जॉर्ब एंड सम पार्ट इज रिफ्लेक्टेड बाय द ऑब्जेक्ट। लाइट जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो उसका कुछ पार्ट उस ऑब्जेक्ट के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी वो ऑब्जेक्ट क्या करता है? लाइट के कुछ पार्ट को एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि लाइट क्या है? एक टाइप की एनर्जी है, और हर इंसान को एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी सम पार्ट उसका, यानी कुछ पार्ट उसका एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी अवशोषित हो जाता है, और कुछ पार्ट क्या हो जाता है? रिफ्लेक्ट हो जाता है, यानी परावर्तित हो जाता है। ठीक है। मिरर इज द ऑब्जेक्ट विच डन अप्रॉक्स कंप्लीट रिफ्लेक्शन। मिरर एक टाइप का ऐसा ऑब्जेक्ट है जो लाइट का कंप्लीट रिफ्लेक्शन करता है। लाइट का कंप्लीट रिफ्लेक्शन मींस पूरी की पूरी लाइट को, लगभग 99% लाइट को क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर देता है, बहुत कम एब्जॉर्ब होता है। अब आप एक सिंपल सा एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे धूप निकली है, वहां पे जाकर के कोई मिरर रख दीजिए थोड़ी देर के लिए, और कोई और ऑब्जेक्ट रख दीजिए। तो जब आप कोई और ऑब्जेक्ट रखेंगे तो धूप में थोड़ी देर के बाद जब आप उसको टच करेंगे तो आपको जो मिरर होगा वो थोड़ा ठंडा महसूस होगा दूसरे ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि उसने लाइट को एब्जॉर्ब नहीं किया। जो चीज लाइट को एब्जॉर्ब करेगी, उसकी हीट एनर्जी उसके अंदर एब्जॉर्ब होने के बाद उसकी हीट एनर्जी बढ़ जाएगी और वो थोड़ा ज्यादा गर्म हो जाएगा। तो मिरर आप धूप में भी रखेंगे तो आपको हल्का सा दूसरे ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में ठंडा ही लगेगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि लाइट, इससे ये शो होता है कि मिरर जो होता है वो लाइट को क्या करता है? कंप्लीट रिफ्लेक्शन करता है, यानी पूरी की पूरी लाइट को क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट कर देता है। क्लियर है बेटा इतना? तो अब यहां पर बात आती है कि अगर मिरर जो है लाइट को पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट कर देता है तो भाई इमेज बननी चाहिए, तो इमेज तो बनती ही है। आप तो देखते ही हो, नहाने के बाद बाल झाड़ने के लिए कई यूजेस में आप मतलब कई चीजों में आप मिरर का यूज करते हो। हाँ, कोचिंग जाना है आपको तो आप पहले निकले, बाल वाल बना ले, हाँ, इंप्रेशन खराब ना हो आपका, है ना? तो मिरर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है आपके लाइफ में, है ना, खासकर आप लोगों के लिए। अच्छा, उसके बाद समझते हैं। तो मिरर जो है वो बेटा दो टाइप का होता है। पहला टाइप होता है प्लेन मिरर, और दूसरा टाइप होता है स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर में क्या होता है? एक फ्लैट आपने क्या किया? ऐसे ग्लास पीस ले लिया, ट्रांसपेरेंट, पूरा ट्रांसपेरेंट, एकदम फ्लैट ग्लास पीस है, एकदम पूरा आपका एक ग्लास पीस है, दोनों तरफ ट्रांसपेरेंट है। प्लेन मिरर को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? समतल दर्पण। प्लेन मिरर को क्या बोलते हैं हिंदी में? समतल दर्पण। ठीक है। अब आपने एक ग्लास पीस लिया, ये ट्रांसपेरेंट है, दोनों साइड इसके आप देख सकते हो। अब आप करेंगे क्या? इसके एक साइड में सिल्वरिंग कर दीजिए। सिल्वरिंग का मतलब होता है कि एक स्पेशल पेंट होता है जिसको हम लोग रेड ऑक्साइड बोलते हैं, तो उससे अगर आप पेंट कर देते हो, या फिर इसको पॉलिश कर दीजिए। पॉलिश का मतलब इसको एकदम घिस दीजिए सैंड पेपर से। तो जो एक साइड जिधर आपने इसको क्या किया है? पॉलिश किया है, या फिर आपने इसकी सिल्वरिंग की है, उसके अपोजिट साइड ये क्या करने लगेगा? लाइट को पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट करने लगेगा। ठीक है। तो लाइट को जब ये रिफ्लेक्ट करने लगेगा तो ये एक मिरर की तरह काम करेगा। अब ये क्योंकि प्लेन है पूरी तरीके से, इसमें कोई कर्वेचर नहीं है, ये पूरा प्लेन है, इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? प्लेन मिरर कहा जाता है। क्लियर है? तो प्लेन मिरर जो होता है वो क्या होता है? व्हेन वी सिल्वरिंग और पॉलिशिंग आइदर सरफेस ऑफ फ्लैट प्लेन ग्लास। मतलब अगर हम क्या करें? किसी भी फ्लैट प्लेन ग्लास के किसी भी सरफेस को पॉलिशिंग या सिल्वरिंग कर दें तो दूसरा साइड क्या करने लगता है? स्टार्ट्स रिफ्लेक्टिंग द लाइट, यानी लाइट को रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देता है। और इस तरीके के मिरर को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? प्लेन मिरर कहते हैं। ठीक है। अब ये एग्जाम में आपके कई बार पूछा है सीबीएसई बोर्ड में, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। यहाँ पर पहली बात क्या पूछा है क्वेश्चन की? फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर और रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर। ये कई बार आपके एग्जाम में आया है, रिपीटेड क्वेश्चन है,
काफी बार कि प्लेन मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो जब किसी भी चीज में कर्वेचर होगा तब तो उसका कोई रेडियस होगा बेटा, जब कोई चीज एकदम फ्लैट है तो उसका कोई रेडियस तो होना ही नहीं है। तो इसका रेडियस जो होता है वो जा करके हम ऐसा कंसीडर करते हैं कि इनफाइनाइट होगी, क्योंकि आप सीधी लाइन खींचते चली जाओगे, उसका कोई रेडियस तो है ही नहीं, क्योंकि कर्वेचर है नहीं तो कोई रेडियस बन नहीं पाएगी। आप एक लाइन के उससे सेंटर से खींचते चले जाओगे, जहां तक ले जा पाओ, जहां तक आपकी क्षमता हो वही उसका रेडियस होगा। तो भाई आपकी क्षमता तो अनंत है, इनफाइनाइट है। तो आप क्या करेंगे, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ दोनों को इनफाइनाइट मानेंगे। ये एक नंबर में कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा चुका है, तो इसको आप याद रखिएगा। दूसरा चीज पूछता है प्लेन मिरर से आपका इमेज कैसे फॉर्म होता है, किस टाइप का इमेज फॉर्म होता है। तो भैया एक इमेज तो होता है वर्चुअल और एक इमेज होता है रियल। तो वर्चुअल इमेज का मतलब जानते हैं आप क्या होता है? वर्चुअल इमेज जो होता है वो अभी हम लोग आगे बात करते हैं। वर्चुअल इमेज का मतलब ये यहाँ पर वर्चुअल इमेज याद रखिएगा कि प्लेन मिरर से फॉर्म होता है। अभी हम लोग वर्चुअल रियल की बात करेंगे आगे। दूसरी बात क्या करता है, इरेक्ट बनता है। तीसरी बात ये क्या करता है, सेम साइज का बनता है, जितने बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा आपका इमेज बनेगा। और चौथी बात क्या करता है, सेम डिस्टेंस। चारों पॉइंट्स पर क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इस चारों पॉइंट को आप बड़े अच्छे से ध्यान रखिएगा कि जो आपका प्लेन मिरर है वो वर्चुअल इमेज बनाता है। वर्चुअल का मतलब होता है बेटा, हिंदी में इसको बोलते हैं आभासी। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं बेटा, आभासी। इरेक्ट का मतलब क्या होता है, सीधा। इरेक्ट मीन्स सीधा। सेम साइज का मतलब समान आकार का, समान आकार का। और सेम डिस्टेंस यानी समान दूरी पर, समान दूरी पर। ठीक है, तो ये तीन क्वालिटी, आप इसकी चार क्वालिटी याद रखिएगा कि प्लेन मिरर इमेज बनाता कैसे है। इस पे भी आपका क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है कई बार। अब क्या कह रहे हैं, इफ वी वांट टू फॉर्म एन इमेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन था कि अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है प्लेन मिरर से और उस ऑब्जेक्ट की लेंथ कैपिटल एल हो, यानी मान लीजिए आपको एग्जाम में दे देता है 100 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, कुछ भी है उस लेंथ का ऑब्जेक्ट, तो हमें मिनिमम कितने लेंथ के प्लेन मिरर का यूज करना पड़ेगा। तो इसका आंसर हमेशा याद रख लीजिएगा कि जितना लेंथ का ऑब्जेक्ट होगा उसका हाफ, यानी L/2 लेंथ का मिरर आपको यूज करना पड़ेगा अगर पैर से लेकर के सर तक का इमेज बनाना है तो। अदरवाइज अगर आपने लेंथ को, जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, उसका लेंथ है 160 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर, तो आप अगर 79 सेंटीमीटर का प्लेन मिरर ले आएंगे तो उसका सर से लेकर के पांव तक का इमेज कभी बनना पॉसिबल नहीं होगा। अगर पूरा इमेज बनाना है तो आपको मिनिमम 80 सेंटीमीटर लंबा क्या ले आना पड़ेगा, प्लेन मिरर ले आना पड़ेगा। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा है और इसको मैंने प्रूफ भी किया है पिछले कुछ वीडियोस में। अगर आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर लाइव सेशन में जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का सेकंड वीडियो है उसमें पहला ही क्वेश्चन मैंने यही कराया है, प्रूफ किया है कि कैसे L/2 जरूरत, मतलब L/2 नीड होगा उस मिरर की लेंथ की। तो आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। तो यहां पर क्या है, इमेज। अभी मैं बात कर रहा था ना, इमेज, वर्चुअल इमेज, रियल इमेज, ठीक है। तो यहां पर इमेज क्या होता है, अब देखिए इमेज का मतलब सर कहेंगे आप, इमेज का मतलब छाया, प्रतिबिंब, कुछ भी, ठीक है। हिंदी में तो क्या बोलते हैं इसको, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। अब इमेज को हिंदी में आप कहते हैं छाया और कहते हैं हाँ सर जो शीशे में जैसे हम देख रहे हैं खुद को और शीशे में जो बना हुआ है या मिरर में जो बना हुआ है वो इमेज है, दिस इज कॉल्ड इमेज। नहीं बेटा, यहाँ पर आप सिस्टमैटिक पढ़ रहे हो, यहाँ पर आपको क्या करना है, सिस्टमैटिक वे में आंसर देना है। व्हेन टू रिफ्लेक्टिंग रे इंटरसेक्ट ईच अदर, जब दो रिफ्लेक्टिंग रे, याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, रिफ्लेक्टिंग का मतलब परावर्तित किरणें, ये नहीं कि आने वाली किरणें, किसी भी चीज पर जो इंसिडेंट रे हो रही है उसको नहीं, वहां से टकरा करके जो वापस जा रही है, यानी रिफ्लेक्टिंग रे इंटरसेक्ट ईच अदर। जब दो रिफ्लेक्टिंग रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो वहां पर आपका इमेज फॉर्म होगा। तो रिफ्लेक्टिंग रे जब आपका क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी एक दूसरे को, वहां पर आपका इमेज फॉर्म होगा।
क्लियर है बात। और जहां पर जैसे मान लीजिए ये प्लेन मिरर है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर एक रे ऐसे आई, एक रे ऐसे आई, ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे चली गई, ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे चली गई, पीछे जा करके ये क्या हुई, ऐसे मिल गई। ठीक है, तो ये जो रिफ्लेक्टिंग रे है, जब ये एक्चुअल में मिलेंगी कहीं पर जाकर, कहीं पर इंटरसेक्ट होंगी, तो वहां पर इसका क्या होगा, इमेज फॉर्म होगा। और किसका इमेज फॉर्म होगा, जहां से एक्चुअल में लाइट आ रही थी, यानी ये जो ऑब्जेक्ट है ना, यहां से लाइट आपके इंसिडेंट हो रही थी, तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज आपको मिलेगा उस चीज को। ठीक है, तो ये आपका इमेज होता है। अब इमेज दो टाइप का होता है बेटा, एक तो होता है आपका रियल इमेज। रियल इमेज मीन्स इसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, अब रियल इमेज कब होती है, जब आपकी रिफ्लेक्टिंग रे, व्हेन टू रिफ्लेक्टिंग रे मीट ईच अदर एक्चुअली एट अ पॉइंट, जब दो रिफ्लेक्टिंग रे सच में कहीं पर आकर के मिलती हैं, सच में मतलब एक्चुअल में आकर के कहीं पर मीट कर जाएं, तो क्या बोलते हैं इसको, रियल इमेज। ठीक है, जब दो एक्चुअल में आकर के मीट कर जाएं, जैसे मान लीजिए यहां पर ये आया, अब ये देखो दो रिफ्लेक्टिंग रे, एक तो इधर भाग रही है और एक इधर भाग रही है, एक कश्मीर की तरफ जा रही है, एक कन्याकुमारी की तरफ जा रही है, तो ये दोनों तो कभी मिलेंगी नहीं। ठीक है, तो ये क्या होगा, जब ये दोनों नहीं मिल पाएंगे, तो इसका मतलब यहाँ पर रियल इमेज तो फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि ये एक्चुअल में मीट नहीं कर रहे हैं। अब इनको पीछे जो है हमने अपनी सुविधा के लिए क्या किया, बढ़ा करके मिला दिया, तो यहाँ पर ये जो इमेज बन रहा है ना, ये क्या हो जाएगा, वर्चुअल। तो रियल में अगर मिल रही हो तो रियल इमेज, और अगर इसको जबरदस्ती मिलाया जा रहा हो कहीं पर, यानी किसी पॉइंट पर इसको जा करके मीट करवाया जा रहा है मिरर के पीछे, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्चुअल इमेज कहेंगे। ठीक है, तो दो टाइप का इमेज है, एक तो रियल इमेज और एक वर्चुअल इमेज। अब वर्चुअल इमेज को हिंदी में बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। अब यहां पे देखते हैं चीजों को, प्लेन मिरर में कैसे इमेज बनता है। ये मान लीजिए एक आपका प्लेन मिरर है, इधर से मैंने सिल्वरिंग कर दी, इधर इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, अब यहां से कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट, यहाँ पर कोई रे ऑफ लाइट, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अभी मैं एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट, एक रे ऑफ लाइट ऐसे सीधी गई, और जब 90 डिग्री किसी चीज पर, यानी नॉर्मल के थ्रू कोई लाइट इंसिडेंट होगी किसी प्लेन मिरर पे, तो उसी रास्ते पर रिटर्न हो जाती है, यानी कहीं भी डेविएट नहीं होगी, जिस रास्ते पे आई है उसी रास्ते पर वापस लौट जाएगी। उसके बाद एक दूसरी रे यहां से निकलती है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, दूसरी रे यहाँ पे आई, ऐसे आई, और यहां से टकरा करके ऐसे वापस लौट गई। क्लियर। अब देखिए ये रे वापस इधर की ओर जा रही है, ये रे इधर की ओर चली गई, और ये रे इधर की ओर चली गई। क्या ये दोनों एक्चुअल में मीट करेंगी, कभी नहीं कर सकती। ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, तो कभी एक्चुअल में तो मीट नहीं कर सकती। तो एक्चुअल में अगर मीट नहीं कर सकती तो रियल इमेज तो बन नहीं पाएगा। तो प्लेन मिरर से इसीलिए हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है। अभी मैंने प्रॉपर्टी बताई थी ना प्लेन मिरर की, कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आता है, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि प्लेन मिरर हमेशा कैसा इमेज देता है, वर्चुअल यानी आभासी। तो यही रीजन है, ये दोनों रे ऑफ लाइट कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी मिरर के सामने। जैसे ये बोर्ड है, इसको अगर आप 1 मिनट के लिए मिरर मान लीजिए, तो यहां पर लाइट आई और टकरा के एक इधर गई और एक ऐसे गई, ये दोनों इस तरफ तो आकर के कभी नहीं मिलेंगी, तो इसलिए रियल इमेज तो नहीं बनेगा। लेकिन हाँ, इसको जब हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे, ऐसे पीछे की ओर बढ़ाएंगे, तो ये एक दूसरे को क्या करेगी, इस पॉइंट पर कट कर देगी, और यहां पर आपका क्या बन जाएगा, इस ऑब्जेक्ट ओ का इमेज फॉर्म हो जाएगा। तो ये तो आपका प्लेन मिरर का इमेज बनता है कब, प्लेन मिरर से इमेज बनता है कब, जब एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया गया है। अब अगर मान लेते हैं कि अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, जस्ट सपोज दैट कि अगर आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, तब क्या होगा,
चलिए मान लेते हैं यहां पर आपने लिया मिरर, ये लिया, इसको मैंने एक तरफ कर दिया सिल्वरिंग, ठीक है, ओके। अब यहां पर मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, ये इनके पास लेंथ है, इनके पास लेंथ है, इनकी कुछ लंबाई है ए बी, ठीक है। अब यहां पर ये ऑब्जेक्ट रख दिया गया। अब इस प्लेन मिरर में इसकी इमेज कैसे आएगी? तो एक रे ऑफ लाइट बेटा यहां से निकलेगा, एकदम जस्ट सामने, एकदम जस्ट सामने यहां पे निकला और ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया। दूसरी रे ऑफ लाइट यहां से ऐसे निकली और यहां से रिफ्लेक्ट होके इधर आ गई, ऐसे आ गई, ठीक है। उसके बाद नीचे से भी वही काम हुआ, एक रे ऑफ लाइट यहाँ निकली और जिस रास्ते पे गई उसी रास्ते पे लौट आई, और एक रे ऑफ लाइट इधर की ओर गई और यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गई। क्लियर? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो एक रे ऑफ लाइट यहाँ से निकली, यहाँ पर इंसिडेंट हुई, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, एक रे ऑफ लाइट यहाँ से निकली, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, दोनों ऊपर इसका जो हेड है बी पॉइंट, वहां से एक रे ऑफ लाइट एकदम नॉर्मली इंसिडेंट हुई और ए पॉइंट पर एक नॉर्मली इंसिडेंट हुई। अब अगर इनको पीछे बढ़ाया जाए, पीछे बढ़ाने पर क्या होगा? इसको हम ऐसे पीछे बढ़ा देंगे, ये गई। उसके बाद ये वाली जो लाइट है यहाँ पे इंसिडेंट हुई, इसको ऐसे पीछे बढ़ा देंगे, यहाँ पे कट हुई, यानी ये जो बी पॉइंट है ये आपको यहाँ पर मिल चुका है, दोनों कट कर चुकी हैं। उसके बाद ये वाली लाइट क्या है? ये वाली ऐसे पीछे बढ़ा दी गई, ठीक है, ये वाली पीछे बढ़ा दिया जाए तो ऐसे, और ये ऐसे, तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट आपको क्या मिल चुका है? ए मिल चुका है। तो यहाँ पर आपको ये इमेज ए और बी मिल गई है, इमेज ए बी मिल चुकी है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये इमेज, तो अगर आपका कोई लेंथ ऑब्जेक्ट है, लेंथ ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज भी एकदम सेम इक्वल साइज का, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका इमेज है, सेम साइज का ऑब्जेक्ट आपको, सेम साइज का इमेज आपको उस ऑब्जेक्ट का मिलेगा और सेम डिस्टेंस पे मिलेगा। यानी अगर आप मिरर से 2 मीटर की डिस्टेंस पे खड़े हो तो मिरर के अंदर भी 2 मीटर पे ही आपका इमेज बनेगा, ठीक है, समान दूरी पर, सेम डिस्टेंस पे। क्लियर है? तो इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर आपसे पूछा जाता है, इसको आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग, कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको और एक चीज मैं बता दूं हल्का सा, यहाँ पे समझिएगा। पूछता है कभी कभी नंबर ऑफ इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस का मतलब मान लीजिए एक ये प्लेन मिरर है और एक ये प्लेन मिरर है, अब इसके बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री। अब पूछा जाएगा कि भाई ये बताइए इसके बीच में अगर हम कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो इसका कितना इमेज फॉर्म हो सकता है, नंबर ऑफ इमेजेस। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, इसका सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि आप सीधा ले लेंगे कितना, 360 बाई थीटा माइनस 1, ठीक है। क्या आ जाएगा? 360 बाई थीटा माइनस 1। अगर इस पर अप्लाई करोगे तो 360 बाई 60 डिग्री कट हो गया, ये आ गया 36 अपॉन 6 से कट किया 6 में से 1 माइनस हुआ, कितना आ गया बेटा? 5। तो 5 इमेज फॉर्म होगा। अगर दो प्लेन मिरर को आप 60 डिग्री इंक्लाइन कर देंगे एक दूसरे से तो उसमें कितने इमेजेस बनेंगे? 5 बनेंगे। अच्छा, मान लीजिए कभी आपका ऐसा एंगल आ जाए कि 360 कंप्लीट कट ना हो, मान लीजिए किसी से आपने डिवाइड किया और आंसर आ गया 7.2 माइनस 1, अब आपका आंसर आ रहा है 6.2। अब 6.2 में आप क्या कंसीडर करेंगे? 6.2 इमेज तो हो नहीं सकती, या तो भाई इमेज 2 3 4 5 6 7 यानी एक रियल नंबर में बनेगी। तो अब आपका ये क्या है? 6.2 जो हो गया, 6.2 का मतलब यहाँ पर आपको सिर्फ इसका क्या करना है? एक कंप्लीट इंटीजर
काउंट करना है, बाकी पॉइंट वाले छोड़ देने, यानी 6 इमेजेस फॉर्म होंगे, ठीक है। तो कभी कंफ्यूज मत होइएगा, कभी कभी एग्जाम में क्या करते हैं, ऐसा एंगल दे देते हैं, कंप्लीट कट होता नहीं, तो बच्चा वहां पे कंफ्यूज हो जाता है एक्चुअल में करें क्या, पॉइंट को कैसे कंसीडर करें। तो पॉइंट को आपको छोड़ देना है, इग्नोर कर देना है, और ये जो एक कंप्लीट इंटीजर है सिर्फ इसको कंसीडर कर लेंगे, यही आपका क्या होगा, इमेज होगा, ठीक है। अगली बात करते हैं, दूसरा टाइप है आपका क्या, स्फेरिकल मिरर। दूसरा टाइप है मिरर का स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, ये एक हॉलो ग्लास पीस होता है। हॉलो ग्लास पीस का मतलब क्या होता है कि एक कांच का टुकड़ा जो कि हॉलो होता है, हॉलो का मतलब खाली होता है अंदर से, और इसको साइड से ऐसे कट कर लेते हैं, ठीक है। अब स्फेयर का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे, स्फेयर का मतलब क्या होता है, गोला। तो इसको इसीलिए हिंदी में क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण। ये सर्कल नहीं है बेटा, सर्कल एक दूसरा शेप है और स्फेयर एक दूसरा शेप है। स्फेयर इज द 3 डायमेंशन शेप, 3 डायमेंशनल शेप, और जो इस सर्कल है वो आपका 2D स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो स्फेरिकल मिरर होता है, जैसे आपने कोई गोला यानी फुटबॉल ले लिया, क्रिकेट बॉल ले लिया, तो ये क्या है, स्फेयर है। तो स्फेरिकल मिरर में क्या होता है बेटा कि आपका जैसे ही आपने स्फेरिकल एक स्फेयर हॉलो कांच का टुकड़ा लिया, यानी ग्लास का बना हुआ है, अंदर से खोखला है यानी हॉलो है, इसको साइड से कट कर लिया। कट करने के बाद कुछ इस टाइप का पार्ट आपको निकल के आएगा, ऐसा ऐसा, जैसे स्पून होता है वैसा ही। देखो यहाँ पे मैंने दिखाया है, ये स्ट्रक्चर है कॉनकेव का, देखो ये कटोरी है, अंदर से खोखली है। ये कॉन्वेक्स का स्ट्रक्चर है, जिधर से ये अपवर्ड है उसे क्या बोलते हैं, ये आपका कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर है। तो जिधर से ये हॉलो होगी यानी अंदर घुसी हुई होगी, अंदर की ओर होगी, इसको कहते हैं बेटा इनवर्ड सरफेस। इनवर्ड सरफेस, इनवर्ड सरफेस। हिंदी में अगर बात करा जाए तो इसको कहते हैं अंदर की ओर तल। सरफेस का मतलब तल। और ये जो ऊपर इधर की ओर है ये क्या है बेटा, ये अपवर्ड सरफेस है। दिस इज अपवर्ड सरफेस, अपवर्ड सरफेस। उभरा हुआ तल, उभरा हुआ तल, दिस इज द उभरा हुआ तल। तो होता क्या है, अब इसको कट कर लिया, अब इसके पास 2 सरफेस है, एक क्या है अंदर की ओर है और एक सरफेस क्या है बाहर की ओर उभरा हुआ है। तो जो उभरा हुआ तल है या अंदर की ओर तल है, इन दोनों सरफेसेस में से किसी एक सरफेस पे जब आप क्या कर देंगे, सिल्वरिंग कर देंगे या फिर आप क्या कर देंगे, पॉलिशिंग कर देंगे, तो यहाँ पर जो मिरर फॉर्म होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्फेरिकल मिरर कहेंगे। तो इस तरीके से स्फेरिकल मिरर क्या होता है, 2 टाइप का होता है बेटा। स्फेरिकल मिरर आपका क्या होता है, 2 टाइप का होता है। दोनों टाइप में पहला टाइप होता है कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर को बोलते हैं अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और कॉन्वेक्स को क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो कॉनकेव मिरर जो होता है वो कब बनता है, जब आप अपवर्ड साइड यानी उभरे हुए साइड में क्या कर दें, सिल्वरिंग कर दें। व्हेन वी सिल्वरिंग ऑन द अपवर्ड साइड ऑफ द ग्लास पीस ऑफ स्फीयर देन द मिरर इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। यानी जब हम क्या कर दें, सिल्वरिंग करें किस सरफेस में, अपवर्ड सरफेस में, तो आपका जो रिफ्लेक्शन होगा वो इनवर्ट साइड से होने लगेगा। यानी कुछ इस तरीके से, अगर इधर की ओर आपने क्या कर दिया, सिल्वरिंग कर दिया, तो आपका इस साइड से क्या होने लगेगा, रिफ्लेक्शन होने लगेगा। तो ये वाला जो आपका मिरर होगा वो कॉनकेव मिरर होगा। दूसरा क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर। When we silvering on the inward side of the spherical glass piece, then the mirror is known as convex mirror। जब आप क्या करते हो, इसके इनवर्ड साइड यानी अंदर की ओर जो सरफेस होता है उस पर आप क्या करते हो, सिल्वरिंग कर देते हो, तो इसका जो अपवर्ड साइड होता है वहां से रिफ्लेक्शन होना शुरू हो जाता है। तो अब इस टाइप के मिरर को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। क्लियर है बात। तो कॉन्वेक्स यानी उत्तल दर्पण, कॉनकेव मतलब अवतल दर्पण। ठीक, ओके।
कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करते हैं। स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म्स होते हैं जिसको आपको समझना होगा कि ये क्या होता है। तो यहां पर देखिए सबसे पहला पॉइंट होता है पोल। अब पोल क्या होता है? पोल को हिंदी में बोलते हैं बेटा ध्रुव। ध्रुव, ठीक है, पोल को हिंदी में बोलते हैं ध्रुव। अब पोल क्या होता है? पोल एक पॉइंट होता है किसमें? मिरर में। जैसे ये मान लीजिए मैंने एक मिरर लिया, ये मिरर लिया, यहां पर एक पॉइंट है इस जगह पर जो इस मिरर को एग्जैक्टली दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी सेंटर मान लीजिए इसको। इसका क्या मान लीजिए आप? सेंटर मान लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं एक कॉनकेव मिरर ले भी आया था। तो यहाँ पे देखिए जैसे ये कॉनकेव मिरर है, इसका ये पॉइंट आप देखिए यहाँ पर ये एकदम सेंटर पे, इस पॉइंट को आप पोल कहेंगे, सेंटर पे एकदम। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पर अगर ये वाला हिस्सा अगर ये हो तो इस पॉइंट पे यहाँ पे देखिए जैसे दोनों टेप लगे हुए हैं, इसका ये पॉइंट आपका क्या पोल कहलाएगा? पोल कहलाएगा। क्लियर है? तो ये कॉनकेव मिरर जो होता है वो, इसका जो पोल पॉइंट होता है वो एक ऐसा पॉइंट होता है जो मिरर को दो इक्वल पार्ट में एकदम डिवाइड कर देता है। मिरर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। अब इसके इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे, जैसे आप एक्सपेरिमेंट तो आप मेरे चैनल पे ही जो शॉर्ट्स के वीडियो है उसको देखेंगे तो उसमें आपको कॉनकेव मिरर से कैसे इमेज फॉर्म हो रही है, उल्टा कब कैसे, वो सब आपको मिल जाएगा एग्जैक्टली। ठीक है, तो दूसरा क्या हो गया? अब दूसरे पे आते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? अब जैसे आपने स्फेरिकल मिरर बनाया है तो आपने किसी हॉलो स्फीयर को कट किया होगा ना, तो जो हॉलो स्फीयर आपने कट किया है उस हॉलो स्फीयर का एक पर्टिकुलर क्या होगा? सेंटर होगा। तो उस हॉलो स्फीयर का जो सेंटर है उसी को क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं इस मिरर का। इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हिंदी में कहा जाता है वक्रता केंद्र। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको बेटा? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। प्रिंसिपल एक्सिस इसको कहा जाता है मुख्य अक्ष। इसको क्या कहा जाता है? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, ठीक है। अब मुख्य अक्ष क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है? प्रिंसिपल एक्सिस। इसको डिनोट किया जाता है P1 एंड P2 से। ठीक है, ये आपकी क्या कहलाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी। क्लियर है? उसके बाद तीसरी बात क्या हो रही है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर सिंपली क्या होता है? इसको कहा जाता है आपका वक्रता, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है? वक्रता त्रिज्या सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच की डिस्टेंस को वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इसको कैपिटल R से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अगली बात क्या है? प्रिंसिपल फोकस, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं मुख्य फोकस। सिंपल सी चीजें हैं, आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सिंपल चीज क्या है? प्रिंसिपल फोकस। अब सिंपल सा इसमें समझिए प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। जैसे कोई भी रे ऑफ लाइट किसी मिरर पर इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट होने के बाद या तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी या तो वो पैरेलल नहीं होगी। तो जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे मिरर पर इंसिडेंट होगी तो रिफ्लेक्ट हो करके प्रिंसिपल एक्सिस को किसी पॉइंट पर कट करेगी, किसी एक पॉइंट पर क्या करेगी? कट करेगी, या फिर कट करती हुई क्या होगी? दिखेगी। जैसे ये मान लीजिए एक आपने ले लिया, या आपने ले लिया यहाँ पर एक कॉन्वेक्स मिरर, तो यहाँ पर अगर आपने ये रे ऑफ लाइट लिया है तो ये तो इधर चली जाएगी भाई साहब। ठीक है, यहाँ से लाइट निकल करके इधर की ओर भाग जाएगी, ऊपर की ओर। अब इसको जब आप पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पर मिलती हुई आपको ऐसा लगेगा, एज्यूम seems to be intersect at principal axis। तो कॉनकेव मिरर में सच में कट करती है, कॉन्वेक्स मिरर में कट नहीं करती है। लाइट एक्चुअल में ऐसे आकर के ऐसे निकल जाती है, इसको इधर की ओर बढ़ा करके कट करना पड़ता है। तो इसका फोकस इधर होगा और इसका प्रिंसिपल फोकस इधर होगा, यानी मुख्य फोकस इस तरफ होगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है कि कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर में किसके पास रियल फोकस है,
ठीक है, वर्चुअल का मतलब होता है जिसका सच में ना हो। तो यहां पर कॉनकेव के पास रियल फोकस है और कॉन्वेक्स के पास वर्चुअल फोकस है। ठीक है, अगली बात है फोकल लेंथ की। फोकल लेंथ को क्या कहते हैं? फोकल लेंथ को हिंदी में बोलते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी, ठीक है, फोकस दूरी। अब ये क्या होता है? प्रिंसिपल फोकस से पोल के बीच की डिस्टेंस को फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ कहते हैं और इसको स्मॉल f से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहां भी ऐसे सिंपल सा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये हो जाएगा क्लियर। उसके बाद आपका क्या हो गया? फोकल प्लेन। फोकल प्लेन क्या होता है? प्रिंसिपल फोकस पे एक प्लेन लगा दो, यानी एक सिंपल सा फ्लैट सरफेस रख दो, उसको क्या कहेंगे? फोकल प्लेन कहेंगे। दिस इज कॉल्ड द फोकल प्लेन और इसको कहेंगे फोकस तल हिंदी में। उसके बाद होता है अपर्चर। अब ये भाई मिरर है, अब ऐसा तो है नहीं इसके बाहर इसके अंदर आप कुछ भी लेके आइए, मतलब इसका एक रेंज होगा। जैसे मिरर है तो उसका एक रेंज है, तो इसके सामने या फ्रंट पे ही कुछ रखेंगे तभी आपको इमेज मिल पाएगा। इसके ऊपर बाहर चले जाएंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है कि आपका जो फोकल प्लेन होता है यानी अपर्चर होता है वो M1 से लेकर के M2 तक मिलाने वाली एक लाइन होती है। यानी ये जो लाइन आप देख रहे हो ये आपका क्या होगा? अपर्चर होगा। ठीक है, तो इतनी बातें हम लोग को इनके टर्म्स के बारे में जाननी थी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इससे क्वेश्चन तो नहीं आते बट आपका कॉन्सेप्ट बनाने के लिए इन सब चीजों को जानना बहुत जरूरी होगा। अगली बात करते हैं रिलेशन बिटवीन कैपिटल R एंड F। तो बेटा R का मतलब होता है क्या? R मीन्स होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर। F का मतलब होता है फोकल लेंथ। हिंदी में इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। फोकस दूरी, ठीक है। अब इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल R से और इसको डिनोट किया जाता है F से। तो आपका क्या कह रहा है? R और F में रिलेशन, यानी R और F में संबंध। ठीक है, तो क्या संबंध होता है बेटा? जो R होता है वो हमेशा आपके फोकल लेंथ का डबल होता है। R इज इक्वल्स टू 2F। अब इसका भी अगर आपको प्रूफ देखने का मन हो तो आप उसी फर्स्ट लेक्चर पे जाइएगा जहां पर ऑप्टिक्स मैंने स्टार्ट की है। तो हालांकि इसका जो प्रूफ है वो आपके सिलेबस में 10th क्लास के सिलेबस में तो नहीं है, बट अगर आपको जानने की इच्छा है तो आप मेरे ऑप्टिक्स की फर्स्ट वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको इसका प्रूफ मिल जाएगा। R इज इक्वल्स टू 2F कैसे आएगा, पूरा डेरिवेशन है इसका। ठीक है, तो यहां पर ये होता है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो उल्टा, F इज इक्वल्स टू R/2। F इज इक्वल्स टू R/2, ये आपका क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ हो जाएगा और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन, संबंध। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन। लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन में यहां पे समझिएगा। अब लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन में सबसे पहला रूल क्या है कि जब आपकी रे ऑफ लाइट, देखिए जैसे ये मान लीजिए आपका कॉनकेव मिरर है, जब आपकी रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो रिफ्लेक्ट करके हमेशा किस पॉइंट से जाएगी? प्रिंसिपल फोकस से। या फिर अगर कॉन्वेक्स है तो रे ऑफ लाइट यहां पर आई और ऐसे वापस लौट गई, तो इसको आप क्या करेंगे? पीछे की ओर जब बढ़ाएंगे तो ये हमेशा जिस पॉइंट से पास करेगी वो आपका क्या होगा? प्रिंसिपल फोकस होगा। ये आपका रूल नंबर 1। यानी इमेज फॉर्मेशन के लिए जो रूल्स आपको इंपॉर्टेंट हैं वो रूल आप पढ़ने जा रहे हो। तो यहाँ पर पहला रूल यही है कि रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी प्रकाश की किरण आती है तो वो परावर्तन के बाद सदैव
मुख्य फोकस से होकर के वापस जाएगी या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, यानी seems to be come from principal axis और to be pass from principal focus। क्लियर है? ये पहला रूल है। दूसरा रूल है, अच्छा इसका एक्सपेरिमेंटल भी है बट इसका वीडियो शायद अभी अपलोड नहीं है, तो मैं कर दूंगा इस लेक्चर के बाद ही। जस्ट अभी मैं शॉर्ट बना करके अपलोड करता हूं, तो आप शॉर्ट्स पे भी पूरी तरीके से ध्यान दीजिएगा। तो रूल नंबर 2, रे पासिंग थ्रू फोकस विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। अगर कोई भी रे प्रिंसिपल फोकस से पास करती है, कोई भी रे अगर प्रिंसिपल फोकस से पास करती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, और अगर यही सेम केस किस में हो? सेम केस अगर आपका कॉन्वेक्स में हो तो यहां पर ऐसे आएगी। ऐसे आने के बाद अगर आप इसको देख रहे हो कि ये पास कर रही किससे? प्रिंसिपल फोकस से, तो ऐसे रिटर्न हो जाएगी इस तरीके से, मतलब ऐसे आई, और अगर ये फोकस की तरफ जा रही है तो यहां से टकरा कर, अब इधर तो जाएगी नहीं इमेज। ठीक है, आपका जो रे ऑफ लाइट है वो कभी मिरर के पीछे तो जाएगा नहीं, जैसे ये बोर्ड पूरा क्या है? आपका मिरर है, तो लाइट आएगी टकरा के यहीं से लौट जाएगी, इसके पीछे तो जाएगी नहीं। तो कॉन्वेक्स में क्या होता है कि यहाँ पर आई, टकरा करके ऐसे वापस चली जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्यों? क्योंकि आपका ये जो पास कर रहा है वो कहां से पास कर रहा है? प्रिंसिपल फोकस से पास कर रहा है। क्लियर? तो ये आपका रूल नंबर 2 हो गया। थर्ड रूल क्या है? आ जाइए इस पे। थर्ड रूल ये है कि अगर आपका कोई भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है तो जिस रास्ते पर ये आ रहा है उसी रास्ते पर ये रिटर्न हो जाएगा। और अगर ऐसे कॉन्वेक्स का केस हो, थोड़ा डार्क ले लेते हैं, अगर ये कॉन्वेक्स का केस है तो यहां पर लाइट ऐसे आई, और अगर ये पास कर रहा है कहां पर? सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे जा करके ऐसे, तो ये उसी रास्ते पर वापस लौट जाएगी। ये आपका थर्ड रूल हो गया। फोर्थ रूल क्या कहेगा? फोर्थ रूल आपका कहेगा, यहां पे समझिएगा, फोर्थ रूल में आपका ये आपका एक कॉनकेव मिरर है, यहां से एक रे ऑफ लाइट आई और कहां पर इंसिडेंट हुई? पोल पर। तो पोल पर जब इंसिडेंट होगी तो ये वापस उसी रास्ते पर ऐसे रिटर्न हो जाएगी और इक्वल एंगल बनाते हुए यहाँ पर आई और यहाँ पर आर। यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस आपका कैसे काम करेगा? एज अ नॉर्मल काम करेगा। ठीक है, कैसे वर्क करेगा प्रिंसिपल एक्सिस? नॉर्मल की तरह। कॉन्वेक्स का केस होगा तो वहां भी यही चीज होगा, ये आई और टकरा करके ऐसे चली गई और ये आपका क्या है? नॉर्मल है। ठीक है, दिस इज द नॉर्मल। क्लियर? तो यहां पर ये 4 रूल्स हैं इमेज फॉर्मेशन के, और इन चारों रूल्स में से आप कोई भी दो रूल अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको इमेज बनाने में कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी। तो यहाँ पर हम लोग आगे सीखेंगे कैसे इसका इमेज बनना है। अब देखिए एक एक की बात करते हैं। जैसे इमेज फॉर्मेशन, तो पहले मैं बात कर रहा हूं किससे? कॉनकेव की। अब ये जो आपके सामने इमेज बना हुआ है, इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। अच्छा, इंफिनिटी के 2 केस होते हैं बेटा। एक तो कब? जब एकदम मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हो, जैसे ये ए बी जो है वो इमेज एकदम मिरर के सामने पर रखा हुआ है, और एक कहीं एंगल पर हो, तो दोनों केसेस में आपका जो इमेज बनता है वो तो बनता है फोकस पे ही। लेकिन अभी यहाँ पे सामने की वाला केस है तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखो एक ऑब्जेक्ट है ए बी, ये इंफिनिटी पे रखा हुआ है, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट निकली, इस कॉनकेव मिरर पे यहाँ पर पड़ी। तो ये कौन सा रूल है बेटा? ये फर्स्ट रूल है। अब ये यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही, तो कहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी? कहाँ से होकर जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद? तो ये रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से होकर जाएगी। नीचे से भी वही काम हुआ, यही प्रिंसिपल फोकस पे, दोनों आकर के कहाँ पे मिल गए? प्रिंसिपल फोकस पे। तो इमेज कहाँ पे मिल गया आपको? प्रिंसिपल फोकस पे। अब 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इमेज फॉर्मेशन के केस में। पहला तो ये जो आपने इसका क्या किया है, ये डायग्राम बनाया, इसको बोलते हैं बेटा रे डायग्राम। हिंदी में बोलते हैं इसको किरण आरेख। ठीक है, ये बहुत बनवाता है आपके एग्जाम में, केसेस आपको देता रहेगा,
और आपको क्या करना है, सिर्फ आपको रे डायग्राम बनाना रहेगा। तो रे डायग्राम में क्या है कि आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा। क्लियर है। अब यहां पर दूसरी चीज क्या इंपॉर्टेंट है, सेकेंड चीज यहां पर इंपॉर्टेंट है कि आपका इमेज का नेचर एंड पोजीशन, नेचर एंड पोजीशन। नेचर एंड पोजीशन का मीन्स क्या हो गया कि भाई आपका इमेज बन कहाँ रहा है और कैसे बन रहा है। नेचर को हिंदी में बोलते हैं प्रॉपर्टी यानी गुण, प्रकार। एक सेकेंड, हाँ, प्रतिबिंब के गुण, प्रतिबिंब के गुण। ठीक है, तो नेचर को हिंदी में ये बोलते हैं। और पोजीशन का मतलब क्या होता है, स्थिति, स्थिति। अच्छा, हिंदी में एक नाम और इसको दिया जाता है प्रतिबिंब की प्रकृति, ये भी नेचर का मतलब प्रकृति। ठीक है, तो गुण भी बोलते हैं, प्रकृति भी बोलते हैं कि आपका इमेज एक्चुअली में बना कैसा है। तो अब इसकी बात करते हैं। देखिए, जो इमेज यहाँ पर बनी है, नेचर में क्या क्या चीज होती है, इमेज की साइज, इमेज रियल है या वर्चुअल है, और इमेज सीधा है या उल्टा है। तो यहाँ पर देखिए, पहली चीज जो आपका इमेज बना है एफ पर, वो किस साइज की है, पॉइंट साइज की है। तो भैया ये हो गया पॉइंट साइज इमेज, यानी बिंदु आकार की। ठीक है, रियल है या वर्चुअल। अब भाई यहाँ पे देखिए, रे आपके ओरिजिनली मीट हो रहे। अच्छा, एक ट्रिक और है रियल और वर्चुअल पहचानने की। अगर जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी तरफ अगर इमेज भी बन रहा है तो रियल इमेज, और जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा है उसके जस्ट मिरर के पीछे, यानी ऑब्जेक्ट मिरर, फिर मिरर के पीछे जाकर के इमेज बन रही है, तो वो इमेज क्या होगी, वर्चुअल इमेज होगी। ऐसे भी आप पहचान सकते हैं। और रियल इमेज की प्रॉपर्टी होती है कि आप इस इमेज को पर्दे पर यानी स्क्रीन पर ले सकते हैं, बट वर्चुअल इमेज कभी स्क्रीन पर नहीं आएगी। जैसे मान लीजिए वो आप मूवी देखने जाते हो, तो वहां प्रोजेक्टर से क्या होता है, प्रोजेक्ट किया जाता है एक फिल्म, तो आप क्या करते हो, देखते हो उस पर्दे पर, पूरी स्क्रीन पे आप चलती रहती है। तो जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो, सच में थोड़ी वहां पर कोई हीरो आकर के खड़ा हो जाता है, उसकी इमेज ही तो है, छाया ही तो है। तो वो इमेज जो है आपको स्क्रीन पर जो दिखाई जा रही है वो रियल इमेज है। तो वहां पर जो रियल इमेज होगा वही इमेज आप स्क्रीन पर ले सकते हो। वर्चुअल इमेज को कभी भी आप स्क्रीन पर नहीं प्राप्त कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या होगा कि पहली बात तो ये पॉइंट साइज है। दूसरी, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में अगर इमेज बन रही है यहाँ पर, यानी सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट बन रही है, तो आपका इमेज क्या होगा, रियल इमेज। तो ये पॉइंट साइज का है, साथ ही साथ क्या है, रियल इमेज। अब इसका हिंदी नाम तो आपको पता ही है, क्या बोलते हैं, पॉइंट साइज को कहते हैं बिंदु आकार का, और रियल इमेज को क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। उसके बाद भाई, अब ये क्योंकि पॉइंट बना है तो हम ये नहीं कह सकते कि सीधा बना है या उल्टा। भाई पॉइंट का क्या साइज, सीधा बना है या उल्टा। अच्छा, बुक्स में आपके लिखा होता है कि ये इमेज इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड नहीं होगा। पॉइंट साइज के इमेज के बारे में आप क्या कह सकते हो कि सीधा बना या उल्टा, हर तरफ से तो सेम ही दिखेगा ना वो। तो पॉइंट साइज का जो इमेज होगा ये आपका ना सीधा बनता है ना उल्टा, तो इसके बारे में हम नहीं कह सकते कि इन्वर्टेड बनेगा या इरेक्ट बनेगा। तो ठीक है, अब बात करते हैं पोजीशन की। तो पोजीशन कहां पर है बेटा, प्रिंसिपल फोकस पे, प्रिंसिपल फोकस पे। क्लियर, ठीक है। तो ये पहला आपका रे डायग्राम कंप्लीट हो गया। सेकंड पे आते हैं। सेकंड का केस क्या है, जब आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जस्ट थोड़ा पहले रखा हो। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जस्ट थोड़ा सा पहले अगर रखा हुआ है तो आपका क्या होगा, एक रे ऑफ लाइट देखिए यहां से पास कर रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और एक रे ऑफ लाइट पास कर रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो जब ये इस वाले में कौन सा रूल लग गया है, फर्स्ट रूल। इस वाले में कौन सा लग गया है, थर्ड रूल। याद होगा आपको, अभी मैंने रूल बताए 4 आपको। फर्स्ट रूल अप्लाई किया तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से होके जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से होके जाएगी। और थर्ड रूल में क्या हो रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, तो वापस कहां से आएगी, उसी रास्ते पर वापस चली जाएगी। दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहां पे कट की एक दूसरे को, इस पॉइंट पर कट की। यहां से एक नॉर्मल खींच दिया, आपको क्या मिल गया, यहाँ पर इमेज मिल गया ए डैश बी डैश। और ये इमेज देखो एक्चुअल में क्या है, उल्टा बना हुआ है, इन्वर्टेड बना हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप नेचर की बात करोगे तो
नेचर की बात करोगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहली बात तो आपका डिमिनिश्ड इमेज है। डिमिनिश्ड का मतलब होता है बेटा छोटा, डिमिनिश्ड इमेज यानी देखो ना ए भी इतना बड़ा है, इमेज इसका इतना छोटा सा आ रहा है, तो क्या हो रहा है, डिमिनिश्ड इमेज है, छोटा इमेज है। दूसरी चीज उल्टा बना है, देखो यहाँ एरो ऊपर है, यहाँ एरो नीचे की ओर हो गया, तो ये क्या हो रहा है, ये आपका इन्वर्टेड इमेज है। इन्वर्टेड का मतलब क्या हो गया, उल्टा। ठीक है, उसके बाद रियल है या वर्चुअल, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैंने आपको बताया कि सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट की तरफ अगर इमेज बनेगी तो कैसा इमेज होगा, रियल इमेज होगा। तो ये आपका कैसा इमेज हो गया, रियल इमेज हो गया। क्लियर। पोजीशन की बात अगर करेंगे, कहां पर बनी है आपकी इमेज, तो पोजीशन आपका क्या है, देखिए ध्यान से देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो कहां पर बनी है आपकी, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। इसको फोकस भी बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं। ठीक है, तो इनके बीच में ये इमेज आपको मिल गई है। ठीक है, सिंपल से ये दूसरा केस था। अब आगे चलते हैं थर्ड केस पे। तीसरे केस में आपको ऑब्जेक्ट उठा करके कहां पे रख दिया गया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो जब आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हो, तो अब यहाँ पे देखिए पहली रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई। ठीक है, यहाँ पे कौन सा रूल यूज हुआ है, फर्स्ट रूल। दूसरी आपकी गई है फोकस से, यहां कौन सा रूल हुआ, सेकंड रूल यूज हुआ। ठीक है, तो ये दोनों रूल, अब फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग ये कहां से वापस होनी चाहिए, प्रिंसिपल फोकस से। सेकंड रूल के अकॉर्डिंग ये कहां से वापस होनी चाहिए, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो ये वाली लाइट ऐसे गई और ऐसे लौट आई, ये वाली लाइट ऐसे गई और ऐसे फोकस से होती हुई लौट आई। दोनों कट किए कहां पर, इस पॉइंट पे कट कर दिए। अब इस पॉइंट पे कट करने पे फिर यहां से आपने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉन किया और आपको ये इमेज यहां पर मिल गई। अब यहां पर इसका नेचर की बात अगर किया जाए, तो यहां पर इसका जो नेचर है, नेचर की बात किया जाए तो यहां पर जो नेचर है वो आपका सिंपली क्या होगा, सबसे पहली बात देखिए, तो दोनों की अगर आप साइज की बात करेंगे ऑब्जेक्ट और इमेज की, तो मुझे लगता है कि इक्वल ही है। ठीक है, आपको भी देखने में लग ही रहा होगा, तो होगा क्या, इक्वल इन साइज, इक्वल इन साइज। तो साइज में तो इक्वल है भाई साहब। उसके बाद क्या होगा, साइज में इक्वल है। अब क्या है दूसरी चीज, मैंने कहा रियल होगा या वर्चुअल, तो इधर की ओर बन रहा है तो रियल ही होगा। ठीक है, रियल हो गया। तीसरी चीज क्या है, सीधा या उल्टा, इन्वर्टेड है सीधा, देखो ये ऊपर ये नीचे, तो इन्वर्टेड, क्या हो गई, इन्वर्टेड। ठीक है, पोजीशन की बात किया जाए, पोजीशन की बात अगर किया जाए तो कहां पर बन रहा है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखोगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही मिलेगा, यानी वक्रता केंद्र पर रखोगे तो वक्रता केंद्र पे ही मिलेगा, समान आकार का मिलेगा, वास्तविक मिलेगा और उल्टा मिलेगा। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, अगले केस में आपको जो ऑब्जेक्ट है उसको खिसका करके सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कर दिया गया। तो यहां पर क्या होगा, अब यहां पर आपका देखिए पहला रे ऑफ लाइट निकली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकलने का मतलब यहाँ रूल अप्लाई हुआ फर्स्ट वाला। दूसरी रे ऑफ लाइट निकली प्रिंसिपल फोकस से, यानी यहाँ रूल अप्लाई हुआ नंबर 2 वाला। फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग बार बार बता चुका हूं कि प्रिंसिपल फोकस से वापस आई। सेकंड रूल के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल फोकस से होके गई, बट वापस आते वक्त पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हुई और यहाँ पर दोनों कट किए, और जैसे ही रिफ्लेक्टेड रे कट करेंगे तो क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। तो रिफ्लेक्टिंग रेज जब भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा, और यहाँ पर आपको एक दूसरा इमेज मिल के चुका है। अब यहाँ पर केस उल्टा हो गया, यहाँ पे आप नेचर की बात करेंगे तो जरा समझिए, नेचर की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर जो आपका इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा बन गया है। तो यहाँ पर नेचर में सबसे पहले तो क्या, कैसा इमेज आपको मिला है, एनलार्ज्ड इमेज मिला है, एनलार्ज्ड इमेज। दूसरी बात कह रहा है उल्टा बना हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ पे एरो नीचे, तो इन्वर्टेड है। क्लियर, तो इन्वर्टेड हो गया। उसके बाद आपका ये क्या है, रियल या वर्चुअल, तो रियल है। ठीक,
पोजीशन की बात की जाए तो पोजीशन की बात की जाए तो ये क्या मिलेगा, बिफोर सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले मिलेगा, या फिर आप कह सकते हो इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले बोल दीजिए या फिर इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आपको इमेज मिल चुका है। ठीक है, तो हिंदी में बात किया जाए तो बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट केस अगला है फोकस पे जब ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए। तो जब फोकस पे ऑब्जेक्ट को रख देंगे तो देखिए पहला रूल यहाँ पे अप्लाई हुआ, देखिए एक रे ऑफ लाइट तो ये गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस यानी फर्स्ट रूल, और दूसरा रूल यहाँ पर देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रही है, यानी ये कौन सा रूल है, ये आपका थर्ड रूल है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो जिस रास्ते पे गई उसी रास्ते पे वापस लौट आएगी, और प्रिंसिपल फोकस से हो सॉरी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई है तो कहाँ से वापस होके जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से वापस आ जाएगी। अब ये दोनों रेज एक दूसरे के क्या हो जाती है बेटा, पैरेलल रेज। तो पैरेलल रेज तो एक दूसरे को कट करेंगी नहीं, तो जब ये नहीं कट करेंगी तो अब हम क्या करें, जब कट नहीं करेंगे तो इमेज तो बनना ही नहीं चाहिए। तो फोकस पे जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आप रखते हैं कॉनकेव मिरर के तो इमेज बहुत ही ज्यादा बड़ा बनता है कि वो दिखता ही नहीं है, इतना बड़ा बन जाता है कि समझ में ही नहीं आता है कुछ बना भी है। तो यहां पर क्या होगा कि जब इनफाइनाइट पर कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो उससे कंसीडर किया जाता है कि जो रे आएगी वो पैरेलल आएगी। जैसे हमारे सन जो है उससे जो लाइट्स आती हैं उसको हम हमेशा पैरेलल कंसीडर करते हैं, क्यों, क्योंकि वो इनफाइनाइट पे है। इनफाइनाइट का मतलब बहुत ज्यादा दूरी पे है, ठीक है, रिस्पेक्टिव वे में अगर लेंगे तो यहाँ पर अब पैरेलल रेज अगर जा रही है तो हम ये उसका उल्टा तो कंसीडर कर ही सकते हैं भाई, इनफाइनाइट से आने वाली रेज को पैरेलल कंसीडर किया जा सकता है, तो पैरेलल रेज को ये भी तो कंसीडर किया जा सकता है कि वो जाकर के कहाँ मिल जाए, इनफाइनाइट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर ही देगी। तो इसका जो पोजीशन होगा, अब यहाँ पे मैंने नेचर की बात नहीं की है, पहले पोजीशन की बात किया है, ठीक है, पहले मैंने पोजीशन की बात किया, क्यों, क्योंकि इसका पोजीशन बहुत ही कंफ्यूजिंग है। तो पोजीशन की बात ये है कि इसका पोजीशन हमेशा आप क्या लेंगे, इनफाइनाइट, ठीक है। तो अगर प्रिंसिपल फोकस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट पे बनेगा। अब इनफाइनाइट पे बन रहा है तो भाई नेचर में अब बात कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। तो नेचर में अगर आप बात करेंगे तो पहली बात तो बहुत ही ज्यादा एनलार्ज बनेगा, ठीक है, तो वेरी एनलार्ज्ड। उसके बाद दूसरी बात क्या है, रियल बनेगा क्योंकि इस साइड बन रहा है। उसके बाद उल्टा तो बनेगा ही, इन्वर्टेड, ठीक है, क्यों उल्टा बनेगा, क्योंकि नीचे जा रही है, तो जहां भी कट करेगी ऐसे ही तो इमेज आएगा इस तरीके से, तो इस तरीके से इमेज आएगा। तो यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट मैंने ऐसे रखा हुआ है तो उल्टा तो बनेगा ही, ठीक है। तो ये आपका फोकस का केस हो गया। नेक्स्ट केस, ये लास्ट केस है कॉनकेव का। तो जब आप ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते हैं, फोकस और पोल के बीच में, तो यहाँ पे देखिए पहला जो लाइट गई है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे, यानी यहाँ यूज हुआ है आपका थर्ड रूल और यहाँ पर यूज हुआ है आपका फोर्थ रूल। मैंने आपको बताया था ना, कोई भी दो रूल यूज कर लीजिए कहीं भी। अब ऐसा नहीं कि इस इमेज को आप फर्स्ट और सेकंड रूल से नहीं ले सकते, फर्स्ट और सेकंड अप्लाई करेंगे तो भी सेम ही इमेज बनेगी, सेम प्लेस पे बनेगी, एक समान मतलब एकदम इक्वल वैसी ही इमेज बनेगी। तो थर्ड और फोर्थ यूज किया मैंने, तो यहाँ एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास की और इसी रास्ते से वापस लौट गई। उसके बाद एक रे ऑफ लाइट देखो पोल पे आके गिरी, यहाँ से रिफ्लेक्शन हो गया इसका। अब भाई एक तो इधर भाग रही है, एक इधर भाग रही, यानी एक ऐसे जा रही है और एक ऐसे जा रही, तो ये दोनों मिलेंगी क्या, इस तरफ नहीं मिल पाएंगी। तो ये जब ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे को तो हमें क्या करना पड़ेगा, मिरर के पीछे आना पड़ेगा। तो हम इसको इधर की ओर क्या करते हैं, डॉटेड डॉटेड बढ़ा करके ऐसे मिला देते हैं और इस पॉइंट पर ये मिल गया। तो यहाँ पर एक इमेज हमको मिली कुछ इस प्रकार की सीधी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो इमेज हम बना रहे हैं देखिए इसके टिप की बना रहे हैं, जो रेज ऑफ लाइट निकल रही है वो टिप से निकल रही है, तो जो पॉइंट यहाँ पे मैच करेगा वो इसके टिप का ही होगा। तो इसका टिप ऊपर की ओर आ गया। अब यहाँ पर आप देखिए तो आपका जो नेचर होगा
वो क्या हो जाएगा, अब थोड़ा सा नेचर बदल जाएगा। तो नेचर क्या बदलेगा, देखिए पहले तो आपकी जो इमेज है वो क्या है, एनलार्ज, बड़ी तो है ही। दूसरी बात क्या है, ये वर्चुअल इमेज हो गया बेटा। अभी तक जितना इमेज बन रहा था वो रियल था, अब ये वर्चुअल क्यों हो गया, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट और मिरर, जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उस तरफ नहीं बन रहा है, मिरर किस दूसरी साइड बन रहा है, ठीक है। उसके बाद इनलार्ज हो गया, वर्चुअल हो गया, और यहाँ पर अगर दूसरे हिसाब से एकदम एग्जैक्टली कॉन्सेप्चुअल बेस पे देखेंगे तो ओरिजिनल आपकी रे ऑफ लाइट इधर निकल गई और इधर निकल गई। सच में ये एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं, इसको हमको क्या करना पड़ा, कंसीडर करके उस तरफ कट करवाना पड़ रहा है, तो आपका ये इमेज क्या होगी, वर्चुअल इमेज होगी, ठीक है। और तीसरी बात क्या करते हैं, सीधा बना हुआ है तो सीधे को क्या बोलते हैं, इरेक्ट बोलते हैं, सॉरी, सीधे को क्या बोलते हैं, इरेक्ट बोलते हैं। क्लियर, चलिए, तो ये आपका नेचर हो गया। उसके बाद पोजीशन की बात करते हैं, तो पोजीशन में आप सिंपल सा क्या लिख देंगे, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। पोजीशन में आप क्या लिख दोगे, बिहाइंड द मिरर, यानी दर्पण के पीछे। ठीक, तो कॉनकेव का केस यहीं पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। यहां पर ये केस है कॉन्वेक्स का। कॉन्वेक्स में बेटा एक ही केस होता है, 6 केसेस होते हैं कॉनकेव में, और कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ एक केस होता है, किसका, इमेज फॉर्मेशन का। पहला और आखिरी केस यही है। आप इमेज को इनफाइनाइट पे रखोगे तो फोकस पे मिलेगा, इनफाइनाइट और मिरर के बीच में कहीं भी रख दोगे तो यहाँ पे देखिए, पहला जो रे है ये यहां से ऐसे पास किया और ऐसे चला गया, इसको पीछे की ओर बढ़ाइए तो देखिए कहाँ पे पास कर रहा है, ये फोकस पे, यानी ये कौन सा रूल यूज हुआ, फर्स्ट रूल। यहाँ पर दूसरा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है, यानी ये थर्ड रूल। तो एक रे ऑफ लाइट ऐसे आई और पास कर रही सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो उसी रास्ते पर वापस लौट जाएगी, यानी ये रे आपकी किधर की ओर जाएगी, ऐसे आएगी और इसी रास्ते पर ऐसे वापस लौट जाएगी। ये वाली रे ऐसे आएगी और ऐसे लौट जाएगी। अब क्या ये दोनों कट करेंगी इस तरफ, नहीं कट कर सकती, तो इसको जब इधर आगे बढ़ाया तो यहाँ पर ये देखो, ये फोकस से पास की और ये क्या हो गई, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास की, दोनों यहाँ पे कट की, तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया, एक इमेज मिल गया। तो ये इमेज भी कैसा है, वर्चुअल ही है। तो कॉन्वेक्स मिरर से तो हमेशा वर्चुअल इमेज मिलता है, तो क्या मिलेगा, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल मिलेगा। सीधा बन रहा है तो वर्चुअल इमेज क्या हो गया आपका, ये इरेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद ये आपका डिमिनिश्ड, यानी छोटा बन गया, डिमिनिश्ड। पोजीशन की बात करेंगे तो भाई बिहाइंड द मिरर, सिंपल सा, तो नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है कि कॉन्वेक्स मिरर से मैक्सिमम किस जगह पर इमेज प्राप्त कर सकते हैं, यानी कहां पर इमेज हम ले सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा मैक्सिमम डिस्टेंस पे। तो भाई इसकी इमेज पोल से लेकर के फोकस तक बन सकती है, बस फोकस के बाहर इसकी इमेज कभी नहीं जाएगी। तो मैक्सिमम डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। ये भी आपके बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैक्सिमम कहां तक बना सकते हो, फोकस तक बना सकते हो कॉन्वेक्स मिरर से, ठीक है, सिंपली। अब आगे बढ़ते हैं, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, मिरर फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। अब इसमें कौन क्या चीज है, अच्छा इसका डेरिवेशन पहले तो आपके सिलेबस में था, 2015 के बाद से हटा दिया, बट अगर फिर भी डेरिवेशन देखने का मन हो तो मैंने बहुत डिटेल में ऑप्टिक्स पढ़ाया है कुछ लेक्चर्स में, तो वहां पे आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए, यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट कंसीडर किया, ठीक है, ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट है ए बी, ये आपका क्या है, पोल है, इसका कोई इमेज यहाँ पे बन जाता है छोटा सा। तो अगर ऑब्जेक्ट के बीच, ऑब्जेक्ट और पोल के बीच के डिस्टेंस को आप क्या ले लेंगे, u, यानी u को क्या कहा जाएगा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी वस्तु की दूरी, और जहां पर इमेज बनी है उसको पोल से ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ v, मतलब इमेज की डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ इमेज यानी प्रतिबिंब की दूरी, और इस मिरर का अपना कोई क्या होगा, फोकल लेंथ होगा, ठीक है। तो इन तीनों में रिलेशन आपको क्या मिल जाएगा, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ये आपको, इसी को क्या कहा जाता है, मिरर फॉर्मूला कहा जाता है, ठीक है, यानी दर्पण का सूत्र। अब इसका यूज आप
किसके लिए करते हो? न्यूमेरिकल्स के लिए करते हो, सिंपल सा। नेक्स्ट पे आते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है? द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज द लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि भाई कितना बड़ा इमेज या कितना छोटा इमेज कोई मिरर हमको दे पा रहा है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन में क्या होता है? सिंपल सा इसको m से डिनोट करते हैं। m इज इक्वल्स टू होता है हाइट ऑफ इमेज, यानी प्रतिबिंब की लंबाई अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी वस्तु की लंबाई। तो जो इमेज है और जो ऑब्जेक्ट है दोनों की जो लेंथ होगी उसका रेशियो ही क्या कहलाता है? लीनियर मैग्निफिकेशन। जैसे कभी कभी क्वेश्चन में आपके न्यूमेरिकल्स में गिवन रहता है कि यहाँ पर इमेज 2 टाइम्स लार्जर देन ऑब्जेक्ट है, तो वहां पर लीनियर मैग्निफिकेशन 2 हो गया, ठीक है, क्योंकि लीनियर मैग्निफिकेशन मींस क्या है? कितने टाइम्स लार्जर इमेज बन रहा है या कितने टाइम्स छोटा बन रहा है, ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू लीनियर मैग्निफिकेशन। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला इसका और होता है, तो m इज इक्वल्स टू, अगर मैं इमेज की हाइट को i मान लेता हूँ और ऑब्जेक्ट की हाइट को o मान लेता हूँ, तो m इज इक्वल्स टू i अपॉन हो जाएगा। और एक फॉर्मूला इसका और होता है माइनस v अपॉन u इन द टर्म्स ऑफ किसके? डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसको कहा जाता है लीनियर मैग्निफिकेशन। क्लियर है इतनी बात? तो यहां पर आपका ये लीनियर मैग्निफिकेशन, और इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा रेखीय आवर्धन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन, ठीक है, रेखीय आवर्धन। नेक्स्ट, यूजेस ऑफ मिरर। मिरर के बहुत से यूज होते हैं, आप जानते ही हो। तो पहले बात करते हैं अगर कॉनकेव मिरर की यूज में, तो कॉनकेव मिरर का यूज होता है रिफ्लेक्टर के रूप में यूज करने में। जैसे आप गाड़ी की हेडलाइट देखते हो या फिर कहीं पे आपको फोकसिंग लाइट चाहिए, तो बल्ब के पीछे एक रिफ्लेक्टर का काम करता है कॉनकेव मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर आपका जो शेविंग मिरर होता है या जो ब्यूटी पार्लर्स या सलून्स में जो मिरर लगे होते हैं वो कॉनकेव मिरर होते हैं। उसको जानबूझ के वहां लगाया जाता है, थोड़ा बड़ा इमेज आपको मिलता है, हल्का सा, बहुत ज्यादा लेवल का कॉनकेव मिरर नहीं होता, उसका कर्वेचर बहुत ही कम किया गया रहता है, तो वहां पर आपको लगता है कि वो प्लेन मिरर है, बट एक्चुअल में वो कॉनकेव मिरर होता है। कॉनकेव मिरर लगाने का रीजन ये होता है कि जब थोड़ा सा इमेज आपको ब्राइटर मिलता है उस पर, जब आप वहां पे जाते हो तो थोड़ा अपने साइज से बड़ा इमेज मिलता है और लोगों को खुद को देखने में थोड़ा अच्छा फील होता है, ठीक है। तो इसीलिए सलून्स, ब्यूटी पार्लर, इन सब जगहों पर कॉनकेव मिरर यूज किया जाता है। मॉल्स वगैरह में कॉनकेव मिरर यूज किया जाता है। तो कॉनकेव मिरर का यूज इन सब जगहों पर होता है। तो मेन चीज इसका रिफ्लेक्टर के फॉर्म में यूज करना होता है। कॉन्वेक्स मिरर के भी कई यूज होते हैं। अब आपसे यूज की बात करेगा तो सिर्फ 2-3 यूज पूछ सकता है। तो कॉन्वेक्स का जो यूज होता है, सबसे पहला यूज तो आपका जो गाड़ियों का, यानी जो व्हीकल्स होते हैं उनके साइड मिरर होते हैं। साइड मिरर जो साइड में लगे रहते हैं, पीछे से आने वाली गाड़ियां आप देखते हो, उसका रीजन क्या होता है? जैसे ये है, मान लो अगर हम प्लेन मिरर यूज कर दें तो, अच्छा ये क्वेश्चन एक बार आया भी था कि हम गाड़ियों में कॉन्वेक्स मिरर ही क्यों यूज करते हैं। तो प्लेन मिरर, अगर ये प्लेन मिरर है तो भाई यहां से लाइट आई और या फिर लाइट ऐसे आई टकरा करके और आपके आंखों पे ऐसे पड़ गई, ऐसे आई और ऐसे आई और ऐसे चली गई, ठीक है, ठीक। तो सिर्फ इतना रेंज, यानी पीछे का सिर्फ इतना रेंज आप देख सकते हो प्लेन मिरर से। कॉनकेव यूज कर देंगे तो और ज्यादा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेकिन अगर हम कॉन्वेक्स यूज करते हैं, कॉन्वेक्स यूज करते हैं, तो यहां अगर आप बाइक चला रहे हो या आप कार चला रहे हो, तो ये लाइट करीब ये और ये, यहां से आने वाली लाइट और यहां से आने वाली लाइट आपके सीधा कहां पर आएगा? आंखों पे आएगा। यानी इस मिरर में आपका जो रीजन होता है देखने का पीछे का, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इस वजह से आपको क्या करना पड़ता है? कॉन्वेक्स मिरर का यूज करना पड़ता है साइड मिरर्स में, ठीक है। और भी यूजेस हैं, कोई उसमें परेशानी की बात नहीं। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको और बता दे रहा हूं कि न्यूमेरिकल्स में आप किस टाइप से अप्रोच करेंगे। सबसे पहली बात, जो आप फॉर्मूला आपका 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u वाला फॉर्मूला है, मिरर फॉर्मूला जिसको आप बेसिकली कहते हैं, तो उसमें कुछ चीजें आपको ये लेना है
कि जैसे आप कभी भी यू कंसीडर कर रहे हैं, जैसे क्वेश्चन में आपको दिया है कि डिस्टेंस ऑफ इमेज इज 15 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर, तो जो आप उसमें यू कंसीडर कर रहे हैं उसको आपको हमेशा किस में लेना है, निगेटिव में लेना है ऑलवेज। जब आप फॉर्मूले में पुट करने लगेंगे तो यू को हमेशा निगेटिव लेना है। क्यों? क्योंकि जिस तरफ से लाइट आती है, अगर आप डिस्टेंस को उसके अपोजिट मेजर कर रहे हो तो आपको ऑप्टिक्स में उस डिस्टेंस को निगेटिव कंसीडर करना होता है। इसको कहते हैं आपका एक टॉपिक है आपके उसमें जिसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग यहाँ पर समझा जाता है। तो यहाँ पर जो जैसे वाई एक्सिस होता है ये आपका क्या कहलाता है, ये वाई एक्सिस वाला मिरर हो जाता है और एक्स एक्सिस वाला आपका क्या हो जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो सेम इसी तरीके से देखते हैं, तो जो डिस्टेंस इधर मेजर करेंगे वो निगेटिव होगा, जो डिस्टेंस इधर मेजर करेंगे वो पॉजिटिव होगा, ठीक है, जो डिस्टेंस इधर मेजर करेंगे वो पॉजिटिव होगा, ठीक है, पॉजिटिव होगा, और जो डिस्टेंस इधर की ओर मेजर करेंगे वो निगेटिव होगा। तो सेम जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे आप वर्क करते हो सेम वैसा यहाँ भी वर्क होता है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या रिजल्ट्स आते हैं, मैं डायरेक्ट रिजल्ट्स की बात आपको कर रहा हूँ, उसको समझने से भी आप न्यूमेरिकल में हेल्प नहीं होगी, जो उससे निकल करके आया है कंक्लूजन्स उस पे बात हो रही है। तो यू हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है। वी क्या होगा आपका, दो केस होगा, अगर आपका इमेज जो है रियल है, इमेज रियल है तो निगेटिव होगा, और इमेज अगर वर्चुअल है तो पॉजिटिव होगा। क्लियर? एफ हमेशा आपको दो टाइप से लेना है। पहला एफ क्या होगा, अगर आपका एफ निगेटिव है तो वो होगा किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए, ठीक है। अगर कॉनकेव मिरर दिया है क्वेश्चन में तो तुरंत उसका एफ निगेटिव कर दीजिए, अगर कॉन्वेक्स दिया है तो पॉजिटिव कर दीजिए, ठीक है। लीनियर मैग्निफिकेशन भी आपका दो केस बनेगा, रियल इमेज के लिए निगेटिव और वर्चुअल इमेज के लिए पॉजिटिव। उसके बाद बात करता है नेचर की, कुछ क्वेश्चनों में आपसे पूछ लेता है नेचर क्या होगा, तो नेचर निकालने से पहले आप कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करने के बाद आपका v जो आएगा अगर वो निगेटिव होगा तो इमेज आपका क्या होगा, रियल होगा, अगर आपका पॉजिटिव v आ गया तो इमेज क्या होगा, वर्चुअल होगा। आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, आंसर निकाला, v की वैल्यू आपकी आई, अगर v की वैल्यू निगेटिव में आती है तो दिस इज कॉल्ड रियल इमेज, और अगर पॉजिटिव आती है तो वर्चुअल इमेज। उसके बाद दूसरा पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऑल रियल इमेज इज इन्वर्टेड, सभी रियल इमेज क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। थर्ड पॉइंट, ऑल वर्चुअल इमेज, अगर वर्चुअल बन रहा है तो हमेशा क्या होगा, ऑल वर्चुअल इमेज इज इरेक्ट, वर्चुअल इमेज हमेशा क्या बनेगा, इरेक्ट बनेगा। दैट इज फोर्थ पॉइंट पे बात करते हैं, ठीक है। तो नेचर में आपसे दो तीन चीजें पूछता है, पहली चीज तो आपका भैया क्या कहते हैं, रियल है या वर्चुअल, सीधा है या उल्टा, तो दो बात तो हमने कर ली। तीसरी बात है बड़ा है या छोटा, तो इसमें मॉड ऑफ वी लेते हैं। मॉड ऑफ वी का मतलब v और u की वैल्यू निगेटिव पॉजिटिव नहीं, सिर्फ पॉजिटिव में। अगर v इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ u है तो ये होगा enlarged इमेज, enlarged इमेज। उसके बाद v इक्वल टू u है मॉड ऑफ, तो ये होगा इक्वल इन साइज, और अगर v मॉड ऑफ v इज लेस देन मॉड ऑफ u है, ठीक है, मॉड ऑफ v इज लेस देन मॉड ऑफ u है, तो ये हो जाएगा डिमिनिश्ड इमेज। तो ये आपका नेचर खत्म, और इसी के साथ आपका चैप्टर भी खत्म, जो कि एक ही लेक्चर में पूरा चैप्टर मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है, और इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ आने वाला नहीं है, सिर्फ न्यूमेरिकल आप लगा लीजिएगा, ठीक है। तो ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।